नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन ईवी एंसिलरी कंपनी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इस कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। आज हम इस स्टॉक के बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हाल ही में म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 720 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं। आप देख सकते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप 4000 करोड़ की है और म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट करे हैं 720 करोड़। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ट्रांजैक्शन को। तो ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार है, मैंने इसमें कैलकुलेशंस कुछ करके रखी हुई हैं। तो अगर मैं आपको अमाउंट दिखाऊं तो टोटल अमाउंट जो ट्रेड हुआ है, जी म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, वो है 719 करोड़ 51,50,000 और उतना ही बेचा भी गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेचा किसने। तो बेचने की अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेक बेचा गया है 8.62% बाय अंगद एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट स्टेक बेचा है अल्ट्रा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, और थर्ड हाईएस्ट जो स्टेक बेचा है वो बेचा है अमर इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने। फिर इन्होंने भी थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा है। अब ये जो चारों कंपनीज जो हैं ये बेसिकली प्रोमोटर कंपनीज हैं। अगर हम स्क्रीनर पे सबसे नीचे आके देखें तो यहाँ पर आपको चारों कंपनीज का प्रोमोटर में नाम दिख जाएगा। अंगद एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर इंजीनियरिंग कंपनी, अल्ट्रा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और बी एस संधू भी इसमें है, बी एस संधू एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें से कि अंगद ने तो ऑलमोस्ट अपना सारा स्टेक सेल ऑफ कर दिया है 8.62%। तो 8.62% इन्होंने सेल ऑफ किया है। फिर जो सेकंड हाईएस्ट हैं वो हैं अल्ट्रा पोर्टफोलियो। तो अल्ट्रा पोर्टफोलियो का देखें तो इनका स्टेक था 4.98%, जो कि इन्होंने पूरा सेल ऑफ करा है। वैसे ही अमर इंजीनियरिंग कंपनी में इनका स्टेक था 3.68%, जिसमें कि इन्होंने फिर से पूरा स्टेक सेल ऑफ किया है। सिर्फ ये जो है बी एस संधू एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना पार्शियल स्टेक सेल ऑफ किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका 1.49% का स्टेक है, जिसमें से कि इन्होंने 0.69% सेल ऑफ किया। अब मेजर बायर्स कौन है? बायर्स सारे के सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेक खरीदने वाली जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड है, वो है एस बी आई म्यूचुअल फंड, जिसने इन्वेस्ट किए हैं 5.4%। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्ट करे हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 3.07%। आदित्य सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 1.7% करे हैं इन्वेस्ट। वैसे ही यूटीआई म्यूचुअल फंड्स ने 1.76%। तो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट करे हैं, और भी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नाम। अगर हम ओवरऑल स्टेक देखें तो 18% की ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने प्रोमोटर से स्टेक खरीदा है ऑलमोस्ट 18% का। तो जब इनकी इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग अब नेक्स्ट रिलीज होगी तो हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिल सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग 18% से डाउन दिखेगी हमें, और डी आई एस की होल्डिंग 20% के अराउंड दिखेगी। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। इस कंपनी का फ्यूचर देखने के लिए हम दो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इसके फाइनेंशियल्स और जितने भी रेशियोज वगैरह स्क्रीनर पे अवेलेबल हैं वो तो आप इजीली देख सकते हैं, बट जो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं है आज हम वो डिस्कस करेंगे, जो कि है मेजरली दो चीज़ें। सबसे पहली तो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगस्त 24 की हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वो देखेंगे। उसमें मैनेजमेंट ने, कंपनी ने क्या चीज़ें बताई हैं। सेकेंड हम जो देखेंगे वो देखेंगे कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट। उसके मैंने कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, हम वो सिर्फ उतना पार्ट डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। जो फाइनेंशियल्स में जो उन्होंने पब्लिश कर दिया, जो रिजल्ट्स आ चुके, वो तो हिस्टोरिकल डेटा है, बट यहाँ से कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है वो हमें एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री से ही पता चलेगा, जो कि कॉन कॉल में होती है। तो आइए सीधा हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं। वैसे जो आइडियली जो फ्लो भी होता है ना, जैसे जो कॉन कॉल होती है, कॉन कॉल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर तो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अदरवाइज जो मटीरियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो खुद वो कॉन कॉल को अटेंड करते हैं, मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। पर उससे पहले ना उनको एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भेजी जाती है। तो हम उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है स्लाइड नंबर 12। इसमें क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हमें देखना है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है और कितनी ये कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके 3 प्लांट्स हैं, सोलन में 2 हैं, बल्कि तीनों सोलन में ही है। इसमें इनका शंट रेजिस्टर स्ट्रिप बनता है, बायोमेटल स्ट्रिप्स यहाँ बनता है, और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इसमें बनते हैं।
अब इसके बारे में जो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम फैक्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इनका जो प्लान है रेवेन्यू कैपेसिटी पोस्ट एक्सपेंशन, अभी इनका एक्सपेंशन में अगर हम नीचे देखें तो INR 75 करोड़ केपेक्स में ऑलरेडी ये स्पेंड कर चुके हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 2021 टू 2023। फर्दर 20 to 30 करोड़ वो और स्पेंड करने वाले हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि कॉस्ट कम हो, पर यूनिट कॉस्ट नीचे आए। इसके लिए वो और 20-30 करोड़ पे खर्च करने वाले हैं इन दी नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2024 से 2026 तक। अब इससे होने क्या वाला है, ये कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं अभी डालने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑलरेडी है उसमें ही एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इसमें जो कह रहे हैं इनका जो सेल्स पोटेंशियल है पोस्ट एक्सपेंशन वो हो जाएगा 1600 करोड़ का। अगर हम एज ऑफ डेट देखें लास्ट, और ईयरली बात हो रही है, तो अगर हम लास्ट एनुअल सेल्स देखें तो इनकी थी 449 करोड़ की। तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट अगर देखें फोर टाइम्स, और ऑन अ सेफर साइड बल्कि हमें देखना चाहिए कि 3 टाइम्स। अगर 20% का एक एरर भी मान के चलते हैं, 20% एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है एरर के लिए, तो हम मान के चलते हैं 3 टाइम्स। बट यहाँ पे पोटेंशियल पोस्ट एक्सपेंशन की बात हो रही है, मतलब ये कैपेसिटी होगी, 1600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, पर उतना की डिमांड हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल है कि इतनी हम कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं कि जिससे कि 1600 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है स्लाइड नंबर 14, जिसमें कि इन्होंने ये, क्योंकि वैसे बेसिकली ना ये एक नीश कंपनी है। अब आप देखेंगे ये बेसिकली 3 चीज़ें प्रोड्यूस करती है: शंट रेजिस्टर्स, थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। तो इन्होंने थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो पहली पहली लाइन में ही हमें काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो शंट रेजिस्टर्स आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को एक सर्किट में। फिर सेकंड है थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज्ड इन ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो होती हैं उसमें एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, उसमें यूज में आता है। और तीसरा है इनका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स आर द की कंपोनेंट्स विच आर कनेक्टिंग पॉइंट्स व्हेन अ स्विच इज टर्न्ड ऑन और ऑफ। तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, चार्जिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो, चार्जिंग डिवाइसेस, उन सब में होता है। स्मार्ट मीटर्स, इन सब में इनका ये जो कंपोनेंट्स हैं ये यूज़ में आता है। इन्होंने यहाँ पर एंड एप्लीकेशन से बता रखे हैं। तो शंट रजिस्टर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक ईवी एंसिलरी कंपनी है। एंसिलरी कंपनी का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये होता है कि ईवी जो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एक एंसिलरी कंपनी होती है जो उसको कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही है, या फिर कोई एंसिलरी या फिर कोई सपोर्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ना, उसको भी एंसिलरी कंपनी कहते हैं। डायरेक्ट उनका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बट वो उनकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो शंट रजिस्टर्स का एप्लीकेशन देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज वहाँ पर भी यूज़ में आता है, स्मार्ट मीटर्स जो धीरे धीरे जिनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, और पावर मॉड्यूल्स, यहाँ पर शंट रजिस्टर यूज होते हैं। थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स स्विच गियर में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स देखें तो फिर ये स्मार्ट मीटर्स, स्विच गियर्स, वायर्स एंड एसेसरीज और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इनके मेजरली बस यही 3 प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही छोटे से बेसिक से लग रहे हैं, बहुत ही नीश इंडस्ट्री है इनकी जिसको ये केटर करते हैं। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है स्लाइड नंबर 15। अब इसमें ना ट्रेडिशनल एंड एप्लीकेशन जो अभी तक इनके प्रोडक्ट्स का जहाँ पर यूज़ आता हुआ है, तो इलेक्ट्रिक कार में यूज़ आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जर में यूज़ आ रहा है। अगर हम शंट रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वर्टर्स, गैस मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। और अगर हम बायोमेटल ट्राईमेटल स्ट्रिप्स की बात करें तो टोस्टर, आयरन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, गीज़र, ये थोड़े ट्रेडिशनल अप्लायंसेज हैं जो कि हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। उनमें इन 2 कंपोनेंट्स का यूज़ आता है। इसके बाद की जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है स्लाइड नंबर 17, जो कि इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है कि सीमेंटेड एज अ टेक्नोलॉजी लीडर इन अ डिफिकल्ट टू एंटर इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत मुश्किल है। ये एक नीश टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया, एक बहुत ही स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो एक्सपर्टीज जो इन्होंने लिया है ओवर द टाइम, ओवर द डेकेड्स, बेसिकली कई सालों से ये काम कर रहे हैं, उससे इनको काफ़ी हेल्प मिली है R&D में भी, और एक मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए भी। तो ये इनका ये कहना है कि इनको जो मैन्युफैक्चरिंग करने के जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि किसी भी और कंपनी के लिए इसमें एंटर करना और पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हाई बैरियर्स होते हैं ऑफ एंट्री के। तो इन्होंने स्लाइड में ये चीज़ मेंशन करी। फिर हम आते हैं स्लाइड नंबर 20 पे। स्लाइड नंबर 20 में इन्होंने अपने मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो इनके पास 2 जनरेशन के मैनेजमेंट है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं SS संधू, जो कि कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर है। इनके पास 51 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, लीगल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज सच मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो नहीं है इनका एक्सपीरियंस, बट और फील्ड्स में है। और सेकंड जो है NS गुमान, ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा रेलिवेंट है, फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो और एरियाज देखते हैं, फाइनेंस वगैरह, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया तो होता ही है। फिर सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की यहाँ पे बात आ रही है। कबीर गुमान, जो कि हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग है, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कनव आनंद, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर सुमर गुमान, MD हैं, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर राजीव रंजन, CFO हैं कंपनी के, 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, चार्टर्ड प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव स्टडी इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। तो थोड़ी एक्सपीरियंस्ड, मतलब टॉप जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और सेकंड जनरेशन भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वेल एजुकेटेड है। इसके बाद जो स्लाइड है वो है स्लाइड नंबर 21। अब इन्होंने बताया कि इनकी प्रेजेंस कहाँ है। तो ग्लोबल प्रेजेंस की बात हो रही है, विद एक्सपोर्ट्स टू ओवर 38 प्लस कंट्रीज। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा कंपैरिजन दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो इनका डोमेस्टिक सेल्स था वो था 48%, और एक्सपोर्ट जो था वो था 52%, जिसमें कि अब एक्सपोर्ट इनका 60% हो गया और डोमेस्टिक 40%। हाँ, अभी जिसका परसेंट है, मतलब उस साल की सेल का, वो भी काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि हम 2018 की अगर सेल देखें ना, फाइनेंशियल ईयर 2018 के, तो सिर्फ 150 करोड़ की सेल थी, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब 3 टाइम्स हो गई है। तो इसका 52% और इसका 60% एक्सपोर्ट में फ़र्क तो बहुत है। अब इनके प्रेजेंस जो हैं, जो सेल्स ऑफिस हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं? वो ब्राज़ील, इटली, जापान, साउथ कोरिया, USA, रशिया, ताइवान, चाइना, इन 8 कंट्रीज़ में इनके सेल्स ऑफिस है। और इन सेल्स ऑफिस से वो 38 प्लस कंट्रीज़ में अपना जो है प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है स्लाइड नंबर 27। अब इन्होंने ना, अब क्योंकि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में फिर फोकस किया था कि EV एंसिलरी कंपनी है, तो इन्होंने भी एक डेडिकेटेड स्लाइड बनाई है कि जिनके शंट रजिस्टर्स हैं वो ऑटोमोबाइल्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ आते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स में इनके शंट रजिस्टर का यूज़ में आता है। ऐसा नहीं है कि एक शंट रजिस्टर गाड़ी में सिर्फ एक ही जगह पे लगता है, बहुत सी जगहों पे बहुत सारे शंट रजिस्टर्स लगते हैं। तो इन्होंने हर एक एरिया को स्पेसिफाई करा है कि किस किस पॉइंट पे शंट रजिस्टर का यूज़ आता है। इवन इन दी चार्जिंग स्टेशन, उसमें भी इनका यूज़ है। इसके बाद है इनका जो जो लास्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है साइजेबल ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट की। मेन बात यही है कि अगर ये कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं तो मार्केट कितनी देरी से एक्सपैंड कर रही है, या फिर कितनी डिमांड एक्सपेक्टेड है इन द फ्यूचर। तो टोटल ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ द कंपनी इज $1.23 बिलियन, और ये है एज ऑफ 2022 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल पहले। अभी हम 24 में हैं, वैसे तो ठीक है, 1 साल पहले की मान के चलते हैं। विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 9%। तो 9% का कैगर है, जो कि 2030 तक $2.4 बिलियन का हो जाएगा, जिसमें कि शंट रजिस्टर का कैगर देखा जाए तो 14% है, थर्मोस्टैटिक बायोमेटल का 7% है, और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स का 7% है। तो बेसिकली शंट रजिस्टर्स का ज़्यादा है कैगर, मतलब एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। तो ये था इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स तो बहुत सारी हैं, 50 और स्लाइड्स हैं इसमें। अगर आपको एकदम डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स लगी मैंने आपके साथ वो डिस्कस करी। अब हम इसके बाद देखते हैं कॉन कॉल। कॉन कॉल में बेसिकली मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखी हैं। तो कॉन कॉल में बेसिकली होता क्या है कि जब कंपनी अपने रिजल्ट्स पब्लिश करती है ना, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखती है, जिसमें कि उनके जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भी आते हैं। जिसमें कंपनी अगर तो उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया है उस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर और द लास्ट ईयर, तो वो बताते हैं कि अच्छा कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाई।
बट अगर उनकी सेल्स डाउन जाती है या फिर उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो वो उसकी भी रीजनिंग देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या उम्मीदें हैं। तो हमें सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के ना सिर्फ ये पता चलता है कि कंपनी ने परफॉर्म क्या किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए हमें कॉन कॉल देखना बहुत ज़रूरी होता है और आगे क्या हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट कंपनी कर रही है, क्या ऑनगोइंग चेंजेस हैं कंपनी में, उसके लिए हमें कॉन कॉल देखनी पड़ती है। तो फिर फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इनकी जो रेवेन्यू है पिछले साल के क्वार्टर वन से 113 करोड़ थी, जो कि अब गिर के 107 करोड़ हो गई है, जो कि फॉल है ऑफ अराउंड 5.18%। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि आर स्ट्रैटेजिक फोकस ऑन वॉल्यूम ग्रोथ रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। इनका फोकस वॉल्यूम, ज़्यादा सामान बेच पाएँ, इस पर अभी भी फोकस है। और अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो ये कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम वाइज 8.58% से ग्रो करा है। लास्ट क्वार्टर में इनका जो वॉल्यूम सेल्स था वो था 548 मेट्रिक टन्स, जो कि अब बढ़ के हो गया 595 मेट्रिक टन्स, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने प्राइसेस को कम किया, क्योंकि इनके वॉल्यूम्स तो बढ़े हैं बट इनके इनकी ओवरऑल सेल्स कम हो गई है, तो इन्होंने अपने प्राइसेस को भी रिड्यूस करा होगा अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कह रहे हैं कि इसमें जो डिक्लाइन आया है वो 19% का आया है ऑलमोस्ट। और इसका जो मेन रीज़न है इट इज़ प्राइमली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स चेंज, कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं उसका जो मिक्स होता है ना, उसमें एक चेंज लाए हुए हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनका ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गया है। अब इन्होंने थोड़ा सा अपने आउटसाइड इंडिया मार्केट को यहाँ पे फोकस किया है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि Q1 FY25 डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन आर शंट रजिस्टर सेल्स। शंट रजिस्टर के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अक्रॉस ऑल अदर रीजन्स मेनली एशिया, यूरोप एंड इंडिया। अब क्योंकि उनका एशिया, यूरोप और इंडिया में जो है उनकी सेल बढ़ी है, और साथ ही साथ यूएस में जो सेल है वो डिक्लाइन हुई है, और यूएस का डिक्लाइन जो आया वो आया 45% का। पर एशिया, यूरोप और इंडिया ने उसको कोप अप कर लिया काफ़ी, क्योंकि हमें ओवरऑल सेल्स में तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कंट्री वाइज बताया कि किस में किस चीज़ की ग्रोथ हुई है। तो यूरोप में जो सेल्स बढ़ी है इनकी वो 134% से सेल्स बढ़ी है। यहाँ पर मैनेजमेंट ये कह रही है कि एक तो हमारी सेल ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट डबल होगी, और इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप की गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज़्यादा है। आपने हाल ही में न्यूज़ में भी देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट्स को भी शट डाउन करा है। फिर एशिया में 67% की ग्रोथ देखी है, इन्होंने कस्टमर्स और एक्वायर करे हैं वहाँ पे। इंडिया में एक स्टेडी ग्रोथ है ऑलमोस्ट 11% की, और इनको लगता है कि जो इंडियन मार्केट है वो की मार्केट बन जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, जिसमें कि डोमेस्टिक में इनका जो परसेंटेज है ऑफ द टोटल रेवेन्यू वो कम है, पर इनको अगले 3 सालों में लगता है कि हाँ, इंडियन मार्केट कैन बी द की मार्केट फॉर देम। फिर अमेरिकाज में जो सेल ड्रॉप हुई है उसके पीछे जो उन्होंने रीज़न बताया वो है यूएस की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया है। तो जो ऑटोमोटिव का मार्केट प्लेस है ना, वो मतलब ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केट में कब डिमांड वापस आएगी ऑटोमोबाइल की, तब जाके वो वापस से वो अपना पेस पे आएगा। तो इनको उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट इंप्रूव होएगी विद टाइम। इसके बाद मैनेजमेंट इस पैराग्राफ में ये कह रही है कि इनका कांस्टेंट फोकस है वो कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पे है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर पाएँ, और हमें जैसे अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा था वो भी कंट्रोल में आ पाए और उसको कट डाउन कर पाए। और इसके लिए उनका एक कांस्टेंट कमिटमेंट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि किस किस प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही एक बहुत ही नीश इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं इस वजह से। इसके बाद वो कह रहे हैं कि क्वार्टर वन में उनकी परफॉर्मेंस इसलिए भी कम रही क्योंकि मेटल मार्केट में एक सप्रेशन था, और नॉर्थ अमेरिका में जो थी वो डिमांड बहुत ही कम थी। तो यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ तक इन्होंने इतना हाईलाइट किया है कि उनके जो रिजल्ट्स थे उसमें जो इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, जो हमें सेल्स डाउन दिख रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो हमें गिरावट दिख रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया है अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो इन्वेस्टर ने पूछा है वो ये पूछा है कि जो स्मार्ट मीटर कंपनीज हैं, इंडिया की टू लार्जेस्ट डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर कंपनीज हैं, उनको ऑलमोस्ट 10,000-20,000 करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक है। तो क्या हम उनको शंट रजिस्टर्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक या फिर हमारी सेल्स में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, उनको तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस पर मैनेजमेंट ये रिप्लाई कर रही है कि बेसिकली वो शंट रजिस्टर नहीं खरीदते, वो लैचिंग रिलेज खरीदते हैं। यहाँ पर उन्होंने लैचिंग रिलेज वर्ड यूज़ किया है। तो लैचिंग रिलेज यूज़ होता है उन स्मार्ट मीटर्स में। तो अभी क्या है कि जो स्मार्ट मीटर कंपनीज है ना वो लैचिंग रिलेज को चाइना से इंपोर्ट कर रही है, पर गवर्नमेंट ने अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है
तो इनका ये कहना है कि क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है तो इनके पास एक एडवांटेज आ गया कहीं ना कहीं कि डोमेस्टिकली ये थोड़ा सा चीपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी अभी उनको कोई सप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, उनको स्मॉलर क्वांटिटीज़ में सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है। और कमिंग क्वार्टर्स में हमें इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो लाचिंग रिलेज को इंपोर्ट नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे अब इन्हीं से ले रहे हैं। इसके बाद इन्वेस्टर ने एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि एक ग्लोबल स्लो डाउन देखा जा रहा है ईवी व्हीकल्स में इन दी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। अब क्या है कि लोग थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं हाइब्रिड की तरफ, क्योंकि अभी फुल्ली ईवी में यही है ना कि अभी काफ़ी जगहों पे चार्जिंग स्टेशंस नहीं होते, तो लोग हाइब्रिड प्रेफर करते हैं जिसमें कि ईवी के भी एडवांटेज हो और वो पेट्रोल या डीजल पे भी चले। अब यहाँ पर इन्वेस्टर ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर हाइब्रिड कार ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू ईवी, तो क्या उसमें हमारे प्रोडक्ट की रेलिवेंस रह जाएगी। तो इसमें मैनेजमेंट ये कह रही है कि जो हाइब्रिड कार्स होती है ना, उसमें बल्कि ज़्यादा वैल्यू है इनके प्रोडक्ट की, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो होती है बैटरी स्विच करती है, इंजन जो उनका है वो कॉन्स्टेंटली स्विच करता है पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की वैल्यू और नीड बढ़ जाती है। तो हाइब्रिड कार्स में बेसिकली इनकी ज़्यादा डिमांड रहेगी इनके प्रोडक्ट्स की एज़ कम्पेयर टू ईवी में। ईवी में तो थी, पर हाइब्रिड्स में और ज़्यादा रहेगी। तो हाइब्रिड इनके लिए एक बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर यहाँ पर एक इन्वेस्टर ने पूछा है, जो हमने पीपीटी में भी देखा था, कि जो 16,000 करोड़ के हम पोटेंशियल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमारा केपेक्स का जो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है, वो हम कर चुके हैं कि अभी हमें और करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन प्लेस, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा हमें इंक्रीमेंटल केपेक्स का खर्चा करना है। तो जितना भी खर्चा होना था वो मेजरली सारा हो गया है। अब 5 से 8 करोड़ हर साल थोड़ा बहुत खर्चा होगा अगले 2-3 सालों में। तो अभी हमें धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। तो मतलब केपेक्स का खर्चा हो चुका है, अब धीरे धीरे डिमांड जैसे आएगी, इनके प्रोडक्शन बढ़ेगी, वहां तब हमें इनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे इनका 40% बिजनेस आता है, और इन टॉप 10 कस्टमर्स में से एक या तो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि एक की दो इन्होंने हाल ही में पिछले 2 सालों में ही एक्वायर किए इन टॉप 10 कस्टमर्स में से। इसके बाद मैनेजमेंट ना एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि उनके पास ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी है, जो कि यूज में आएगी फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। And on the cost side, there are certain specialized applications where we are not really seeing at the moment too much Chinese competition. मतलब ऐसे कुछ कहीं कहीं पे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि चाइनीज़ मार्केट या फिर चाइनीज़ प्रोड्यूसर से भी कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो इसकी वजह से भी उनको लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है उनके प्रोडक्ट्स का, उनकी डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे, और उनके पास क्योंकि लार्जेस्ट कैपेसिटी भी है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ल्ड्स, इससे उनको ये बेनिफिट होगा कि उनका एक कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट उनको कम आएगी, तो उनके पास कॉस्ट बेनिफिट हमेशा रहेगा। फिर इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक इन्वेस्टर ने पूछा है कि आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो आपने 3 प्रोडक्ट्स हमने जो पीपीटी में देखे थे, उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिलहाल कितना, आपकी कैपेसिटी कितनी है वो तो ठीक है, पर यूटिलाइजेशन कितना है। तो उन्होंने बोला है कि ऑन एन एवरेज हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 36% है। अगर शंट की देखें तो शंट की है 40-45%, बाय मेटल्स की है 30-33%, और कॉन्टैक्ट्स की है वो है 90%। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं जो इनका न्यू मतलब जो एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से जो इनकी कैपेसिटी है जो कि 36% पे है फिलहाल ऑन एन एवरेज, वो गिर के 30% पे हो जाएगी। तो मतलब इनकी क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी तो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, एज ऑफ डेट के हिसाब से आज कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से इनके परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा। पर हाँ, इनके पास एक कैपेसिटी रहेगी तो आने वाली डिमांड को केटर कर पाएंगे। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे इस कॉन कॉल के, और मैंने आपको प्रेजेंटेशन की भी मेन स्लाइड्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको इस कंपनी के बारे में जानने को मिला होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ हम रिजल्ट्स के बेसिस पे मतलब ये चीज़ नहीं पता कर सकते कि वो कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगी। कैसा कर लिया वो एक अलग बात है, पर आगे कैसा परफॉर्म करेगी वो हमें एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल से ही पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने व्यूज़ को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।